5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का स्टडी करने जा रहे हैं, जिसमें बहुत सारे क्वेश्चन बहुत बार आने का रिकॉर्ड बना चुके हैं। और आप सभी से उम्मीद है कि आप इस क्लास को अच्छे से कंप्लीट करने के बाद 2-3 बार रिवीजन कर लीजिएगा, क्योंकि ये बोर्ड एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा बार आने का रिकॉर्ड बना चुका है। सबसे पहला क्वेश्चन है, फिनोल अम्लीय प्रकृति का होता है या फिनोल की प्रकृति में अम्लीय होता है, क्यों? दूसरा है, फिनोल एलिफैटिक अल्कोहल की तुलना में अधिक अम्लीय होता है। सबसे पहले इस 2 क्वेश्चन को हम लोग अच्छे से देखते हैं, ध्यान दिया जाए। इसके लिए पहले फिनोल की अनुनादी संरचना की जरूरत होगी। तो फिनोल का अनुनादी संरचना अच्छे से आप सभी स्टूडेंट समझ लीजिए। फिनोल का अनुनादी संरचना बनाने के लिए सीख लीजिए, क्योंकि फिनोल की अनुनादी संरचना से कोई अणु जब अनुनाद प्रदर्शित करता है तो वो अस्थायी हो जाता है। तो उसके अस्थायित्व के गुण की व्याख्या उसके अनुनादी संरचना से ही की जाती है। इसलिए आपको पहले अनुनाद फिनोल का लिखने आना चाहिए, रेजोनेंस स्ट्रक्चर लिखने आना चाहिए। तो आज हम आपको सिखा दे रहे हैं कि अनुनादी संरचना फिनोल का कैसे बनाते हैं। तो यहाँ पर अच्छे से आप सभी स्टूडेंट फिनोल का अनुनादी संरचना सीख लीजिए। इसके लिए हम यहाँ पर 4-5 पहले फिनोल का स्ट्रक्चर आपको समझने के लिए हम बना रहे हैं, ताकि अच्छे से पूरा पढ़ाई समझ में आए आज का। और ये सिद्ध करने के लिए कि कभी भी अनुनादी संरचना बनाते समय परमाणु या समूह का स्थान नहीं बदलता है, इसलिए हम पहले से एटम का स्थान दिखा दे रहे हैं, निर्धारित कर दे रहे हैं। और अगर समझ गए तो इसमें कुछ भी मेहनत नहीं है, क्योंकि रटने वाला कोई चीज़ नहीं है, केवल समझने वाला। और रट कर कोई पार नहीं पाएगा इससे, और ना कभी रट सकता है। इसको केवल समझा जा सकता है, ये हमारा मानना है। अब बाकी आप पढ़ कर देखिए, अगर आप ध्यान से एक बार देख लिए तो ये हमेशा के लिए कंप्लीट हो जाएगा। बोर्ड पर ध्यान बनाए रखिएगा। ये है कंप्लीट फिनोल का रेजोनेंस स्ट्रक्चर। पहले स्ट्रक्चर देखिए, ऑक्सीजन के बाह्यतम कक्ष में कितना इलेक्ट्रॉन होता है? 6। ये 6 इलेक्ट्रॉन हमने दिखा दिया। कार्बन के आगे पीछे 4 होता है इलेक्ट्रॉन अपने बाह्यतम कक्ष में। और अब देख लीजिए, इस कार्बन का ये 4 है। अब यहाँ हम अनुनादी संरचना इसका बनाना प्रारंभ करते हैं। आपको बता दें कि अनुनादी संरचना बनाते समय एक पाई बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन भाग लेता है और एक नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन भाग लेता है। आपको पता होना चाहिए कि इस इलेक्ट्रॉन युग्म में दोनों इलेक्ट्रॉन युग्म जो है वो ऑक्सीजन का है, जो एक यहीं रह गया और एक इस कार्बन पर आ गया है। और इस इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण, इस पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण इस कार्बन पर हो गया। तो आप सभी स्टूडेंट समझ सकते हैं कि इस पर कौन सा चार्ज आ जाएगा? माइनस। और इस पर क्या आएगा? और यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन इस पर आया भी है, तो आने के कारण माइनस और जाने के कारण प्लस। तो इस कार्बन पर एक इलेक्ट्रॉन का त्याग भी हो रहा है और एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण भी। कुल मिला जुला कर कोई चार्ज उत्पन्न नहीं होगा। तो ये आपका, इस पर कोई चार्ज हम नहीं दिखाएंगे। और इसके पास एक एक इलेक्ट्रॉन हो गया। एक एक इलेक्ट्रॉन होने से इस दोनों के बीच क्या हो जाएगा? डबल बॉन्ड बन जाएगा। ध्यान से फिर से समझिए, फिर से इसको समझाते हैं हम। यहाँ पर देखिए कैसे कैसे था। यहाँ पर देखिए, इसका अपना इलेक्ट्रॉन था, इस 2 इलेक्ट्रॉन का यूज यहाँ पर हुआ था। और यहाँ पर होने से इस पर कौन सा चार्ज आ गया था? माइनस। और एक जाने से आ गया था प्लस। तो ये प्लस माइनस मिलकर हो गया कैंसिल, और दोनों के बीच साझेदारी होकर बन गया बॉन्ड। और इस O पर एक इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ है। इसी का ना एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन पर आया है, क्योंकि दोनों इलेक्ट्रॉन तो इसी ऑक्सीजन का था। तो एक इलेक्ट्रॉन ये ले लिया, इसलिए इस पर आ गया प्लस और इस पर आ गया माइनस। और फिर एक इलेक्ट्रॉन इसने लॉस भी कर दिया, तो प्लस माइनस हो गया कैंसिल। तो इस बात को आप समझें अच्छे से। जो ये पहला स्टेप काफ़ी इम्पोर्टेंट है, सबसे ज़्यादा समझने वाला स्टेप यही था। इसके बाद सब आसान है, ध्यान दीजिएगा। किसी को कहीं डाउट है? चलिए, तो अगला स्टेप हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर निगेटिव चार्ज है, इस इलेक्ट्रॉन का शिफ्टिंग यहाँ हो रहा है।
ज़्यादा ध्यान इधर उधर नहीं रखना है, जो जहाँ है वैसे ही रहेगा। ये आपके समझने के लिए अब हम सब जैसे है वैसे पहले दिखा दे रहे हैं। जैसे जो बॉन्ड है दिखा दिए। देखिए इस पर अब बता दीजिए आप लोग, 2 इलेक्ट्रॉन आएगा, माइनस आएगा, और यहाँ पर क्या आएगा, प्लस। अब यहाँ पर माइनस है तो ये आपके समझने के लिए हम लिख रहे हैं, अभी रहेगा नहीं, अभी तुरंत अब हटने जा रहा है, तुरंत इसको हम हटाएंगे अभी तुरंत, केवल आपके समझने के लिए हम लिख रहे हैं। देखिए अब इस पर माइनस क्यों है बता दीजिए आप लोग, क्योंकि 1 इलेक्ट्रॉन इसने ग्रहण किया है। अगर उस 1 इलेक्ट्रॉन को हम हटा लें तो माइनस क्या होगा, हट जाएगा। तो 1 इलेक्ट्रॉन को हम हटाए हैं, दोनों को नहीं, और 1 इलेक्ट्रॉन हटाते ही ये माइनस हट जाएगा, हट गया। और उसी 1 इलेक्ट्रॉन को हम इसको दे दिए तो माइनस आ जाएगा, प्लस और माइनस क्या हो जाएगा, कैंसिल। और अब जब दोनों के पास 1 इलेक्ट्रॉन है तो साझेदारी होकर एक नए बॉन्ड का निर्माण कर देगा। अब ये जिस तरह से यहाँ स्थानांतरण हुआ था, यहाँ स्थानांतरण हुआ था, वैसे ही अब यहाँ होगा। इस बॉन्ड का ट्रांसफर अब यहाँ होगा। बाकी जो भी है जैसे है अब हम लिखने जा रहे हैं। इस बॉन्ड को हम नहीं टच कर रहे हैं, इसको नहीं टच कर रहे हैं, यहाँ प्लस है, 2 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर आपके समझने के लिए हम लिख रहे हैं। अब दिखेगा नहीं, तुरंत हटेगा। और यहाँ पर देखिए इसके जाने से इस पर कौन सा चार्ज आएगा, प्लस, और इस पर माइनस। तो हम देखिए अब इस दोनों के बीच बॉन्ड बनाने जा रहे हैं। डायरेक्ट बना दें कि आप समझ रहे हैं, ये वाला 1 इलेक्ट्रॉन हटेगा तो माइनस हट जाएगा, और उसी 1 इलेक्ट्रॉन को जो ही यहाँ देंगे तो माइनस आ जाएगा, प्लस माइनस कैंसिल, और दोनों के बीच साझेदारी होकर बॉन्ड बन जाएगा। तो यहाँ एक नया बॉन्ड आ गया। लास्ट स्टेप इस अनुनाद का, यहाँ पर आप देख सकते हैं, बताइए इस बॉन्ड का स्थानांतरण अब फिर से ऊपर की ओर हो जाए, बताइए क्या होगा। इस पर पहले से क्या है, प्लस, ठीक है, और इस पर हो जाए तो इस पर 2 इलेक्ट्रॉन जाने से, एक तो इसका था लेकिन एक तो फालतू चला गया कार्बन का, तो जाने से कौन सा चार्ज आ जाएगा, माइनस। तो प्लस और माइनस दोनों चार्ज होगा तो कैंसिल, लेकिन जाते जाते इस कार्बन पर क्या छोड़ जाएगा, प्लस। इस बॉन्ड को टच नहीं किया गया है, और यहाँ पर माइनस चार्ज है। तो बताइए क्या हम डायरेक्ट दोनों के बीच बॉन्ड बना दें, क्योंकि आप 2 राउंड समझ चुके हैं कि प्लस माइनस जब सामने रहता है तो दोनों के बीच साझेदारी होकर बॉन्ड। इस तरह से आपका फिनॉल का रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनकर तैयार हो गया। इस रेजोनेंस स्ट्रक्चर को पढ़ने से क्या फायदा है, किन बातों की व्याख्या की जा सकती है, अब आप समझेंगे इसका कितना इंपॉर्टेंस है। देखिए इस रेजोनेंस स्ट्रक्चर को जो आप समझे, इसमें ये पता चला कि इलेक्ट्रॉन युग्म का खिंचाव इस ऑक्सीजन से बेंजीन की ओर हो रहा है, और इस पर इस क्रम में पाई बॉन्ड का स्थानांतरण हो रहा है, और तब ऋण आवेश यहाँ, यहाँ और यहाँ 3 जगह ऋण आवेश उत्पन्न हो रहा है। देख सकते हैं 3 जगह ऋण आवेश, 3 जगह ऋण आवेश, 3 जगह ऋण आवेश उत्पन्न हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ इलेक्ट्रॉन का जैसे ही खिंचाव होता है, आपको अच्छे से पता है कि अम्ल वैसे रासायनिक समूह को कहते हैं जो जल में घुलकर क्या देता है, H+। तो ये तुरंत इलेक्ट्रॉन की कमी होने के कारण, इलेक्ट्रॉन का जब खिंचाव रेजोनेंस के कारण, रेजोनेंस संरचना के अस्थायित्व की प्राप्ति के कारण, ये जो इलेक्ट्रॉन का खिंचाव नीचे की ओर होता है, तो ये अपने इलेक्ट्रॉन घनत्व को मेंटेन करने के लिए इसके इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचता है, और खींचने से ये तुरंत H+ रिलीज हो जाता है, बाहर निकल जाता है। तो ये जब फिनॉल को जब आप जल में घोलते हैं, फिनॉल को जब आप जल में घोलते हैं तो ये फिनॉल फेनोक्साइड आयन में बहुत शीघ्रता से बदल जाता है। करता क्या है, ये इस O और H के बीच के इलेक्ट्रॉन को अपने ऊपर खींच लेता है, और ये फेनोक्साइड आयन बना देता है, और H+ जो है H2O से मिलकर H3O+ बनाकर अपने आप को साबित कर देता है कि हम अम्लीय हैं। ये कैसे, जैसे ही H+ निकलेगा ये जल से संयोग करेगा। जल से कैसे संयोग करेगा ये भी आप लोग को बता दे रहे हैं। ये है जल का लेविस बिंदु संरचना। जैसे ही जल के संपर्क में आएगा ये क्या करेगा, जल
उसको अपने साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड से जोड़ लेगा और बना देगा हाइड्रोनियम आयन। ये H+ कहाँ से निकला? फिनोल से। और H2O से संयोग किया, ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड यहाँ पर लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन पड़ा हुआ है, इससे कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना लिया, ये लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाकर इससे जुड़ गया और बन गया हाइड्रोनियम आयन। और ये अपने आप को साबित कर दिया ये कि हम अम्लीय प्रकृति के हैं, हम जल में घुलकर H+ दे सकते हैं। तो इस तरह से फिनॉल अम्लीय प्रकृति का होता है। कारण है कि फिनॉल में अनुनाद के अस्थायित्व के कारण इलेक्ट्रॉन घनत्व में कमी हो जाती है ऑक्सीजन पर, और ये फेनोक्साइड आयन में परिवर्तित हो जाता है, जो शीघ्रता से H+ रिलीज करता है और ये अपने आप को अम्लीय साबित करता है। तो ये था फिनॉल के अम्लीय होने का कारण। जो मुख्य कारण है वो अनुनादी संरचनाओं के अस्थायित्व की प्राप्ति है। दूसरा क्वेश्चन है कि फिनॉल इथाइल अल्कोहल से ज्यादा अम्लीय होता है या सभी एलिफैटिक अल्कोहल से ज्यादा अम्लीय होता है? क्यों आप अच्छे से देखिए तो पहले इथाइल अल्कोहल कर क्या रहा है और फिनॉल में फिनाइल क्या कर रहा है। इथाइल अल्कोहल में इथाइल और फिनाइल अल्कोहल में फिनाइल, दोनों का नेचर क्या है? देखिए फिनाइल अल्कोहल में फिनाइल जो है इलेक्ट्रॉन घनत्व को अपनी ओर खींचता है, तो ओप के पास इलेक्ट्रॉन की कमी होती है। ये रेजोनेंस स्ट्रक्चर देखकर पता चला कि ये फिनाइल अपनी ओर इलेक्ट्रॉन को खींचता है और उसको उपयोग करता है अनुनादी संरचनाओं अनुनाद में, यानी कि इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण में, पाई बॉन्ड के स्थानांतरण में, पाई इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण में। और यहाँ पर आप देख रहे हैं क्या कि यहाँ पर देखिए, बोर्ड पर ध्यान दीजिए, ये इलेक्ट्रॉन जैसे ही नीचे खींचाएगा यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, ये खींचेगा H+ रिलीज हो जाएगा। यहाँ उल्टा काम हो रहा है, ये उल्टा इलेक्ट्रॉन घनत्व तो कम नहीं कर रहा है, इलेक्ट्रॉन घनत्व तो और ज्यादा बढ़ा दे रहा है। ये चारों तरफ से इलेक्ट्रॉन का मतलब प्रवाह किधर की ओर हो रहा है? ऑक्सीजन की तरफ। तो ऑक्सीजन पर इलेक्ट्रॉन घनत्व तो कम नहीं, अधिक हो जा रहा है। तो इसको क्या जरूरत है इस इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचने का? कोई जरूरत ही नहीं है। तो ये उतना शीघ्रता से H+ रिलीज नहीं करेगा। इसलिए इथाइल अल्कोहल कम अम्लीय होता है, क्योंकि इथाइल अल्कोहल में इथाइल ग्रुप अल्काइल ग्रुप जुड़ता है, जो ऑक्सीजन पर इलेक्ट्रॉन घनत्व तो घटाता नहीं, बढ़ा देता है। जबकि फिनाइल अल्कोहल में फिनाइल ग्रुप ऑक्सीजन पर इलेक्ट्रॉन घनत्व तो क्या करता है? घटा देता है। और घटाने के कारण H+ मुक्त होने की संभावना क्या हो जाती है? प्रबल हो जाती है, बढ़ जाती है। यही कारण है कि सभी एरोमेटिक अल्कोहल एलिफैटिक अल्कोहल से क्या होते हैं? ज्यादा अम्लीय होते हैं। एरोमेटिक अल्कोहल मतलब फिनॉल, एलिफैटिक अल्कोहल मतलब इथाइल अल्कोहल, खुली श्रृंखला का अल्कोहल। ये था सेकेंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस साल के। थर्ड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्लोरोएसेटिक एसिड, क्लोरोएसेटिक अम्ल एसेटिक अम्ल से ज्यादा अम्लीय होता है। क्यों? तो हमको लगता है कि आप सभी स्टूडेंट खुद इस कैपेसिटी में आ चुके हैं कि अब आप बता सकते हैं क्यों ज्यादा अम्लीय होता है। ये क्लोरीन इलेक्ट्रॉन खींचने वाला ग्रुप होता है। अब एसेटिक एसिड क्लोरोएसेटिक एसिड दोनों अम्लीय है, लेकिन इसमें क्लोरोएसेटिक एसिड ज्यादा अम्लीय क्यों हो गया? क्योंकि ई क्लोरीन के लगने से इलेक्ट्रॉन का खिंचाव और तेजी से क्लोरीन अपनी ओर करेगा, जिससे इलेक्ट्रॉन घनत्व क्या होगा? कम होगा। इलेक्ट्रॉन घनत्व कम होगा तो और तेजी से ये H+ रिलीज करेगा। जबकि H जो है यहाँ केवल H लगा रहेगा तो इलेक्ट्रॉन घनत्व को और क्या करेगा? बढ़ाएगा। तो अगर H+ रिलीज करना हो तो यहाँ और यहाँ में सबसे ज्यादा तेजी से किसमें रिलीज होगा? क्लोरोएसेटिक एसिड में। तो क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन खींचने वाला ग्रुप है। ये ऑक्सीजन पर OH बॉन्डिंग के ऑक्सीजन पर इलेक्ट्रॉन घनत्व में कमी कर देगा, इसलिए और शीघ्रता से ये प्रोटॉन या H+ प्रदान करेगा, जिससे ये साबित होता है कि क्लोरोएसेटिक एसिड ज्यादा अम्लीय होता है। किससे? एसिटिक एसिड से। अगला क्वेश्चन है फ्लोरोएसेटिक एसिड। ये तो और जल्दी आप लोग समझ जाएंगे। फ्लोरोएसेटिक एसिड क्लोरोएसेटिक एसिड से ज्यादा अम्लीय होता है। क्यों? तो आप समझ रहे हैं फ्लोरो क्लोरो फ्लोरो क्लोरो
समझ रहे हैं? फ्लोरो क्लोरो, फ्लोरीन अधिक इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है किससे? क्लोरीन से। इलेक्ट्रॉन यही खींचेगा ज्यादा, खींचने के लिए तो दोनों खींचेगा, लेकिन ये ज्यादा खींचेगा, ज्यादा खींचेगा तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन घनत्व तो कम हो जाएगा इस पर, और शीघ्रता से ये H+ रिलीज करेगा। रिलीज तो दोनों करेगा, लेकिन ये और तेजी से करेगा। तो फ्लोरोएसिटिक एसिड और क्लोरोएसिटिक एसिड में फ्लोरीन की विद्युत ऋणात्मकता क्लोरीन से अधिक है। यही कारण है कि फ्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रॉन घनत्व ऑक्सीजन पर कम करता है और H+ मुक्त होने की संभावना और ज्यादा बढ़ जाती है और शीघ्रता से H+ प्रदान करता है। इसलिए फ्लोरोएसिटिक एसिड क्लोरोएसिटिक एसिड से ज्यादा अम्लीय होता है। अब आप सभी स्टूडेंट इतना कैपेसिटी में है कि अगर इस क्वेश्चन के बारे में भी बात किया जाए, जैसे ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड, ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड, डाइक्लोरोएसिटिक एसिड, क्लोरोएसिटिक एसिड। अब क्या आप सभी स्टूडेंट बता सकते हैं इसमें सबसे ज्यादा अम्लीय कौन सा होगा? ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड, बिल्कुल सही जवाब। ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड सबसे ज्यादा अम्लीय है, डाइक्लोरो उससे कम, और क्लोरोएसिटिक एसिड और एसिटिक एसिड रहे तो सबसे कम। तो यहां जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन खींचने वाला ग्रुप अटैच्ड होगा उतना ज्यादा शीघ्रता से H+ प्रदान करने की क्षमता बढ़ेगी। तो ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड ज्यादा अम्लीय होगा डाइक्लोरो से ज्यादा, सॉरी डाइक्लोरो ज्यादा अम्लीय होगा किससे? क्लोरोएसिटिक एसिड से। क्लोरोएसिटिक एसिड ज्यादा अम्लीय होगा किससे? एसिटिक एसिड से। तो इस तरह से आपका ये क्लास फिनिश होता है, जिसमें हमने 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन समझाया। आप सभी स्टूडेंट इस रीजन दैट क्वेश्चन को, कारण बताओ वाले क्वेश्चन को और भी कलेक्शन कंप्लीट कीजिए और अपने अच्छे से एग्जाम का तैयारी करिए। थैंक यू।